Hello guys, good morning everybody. This is me Riya Srivastava from pharma background. Today I'm going to discuss with you a very important topic, that is types of water used in the pharmaceutical industry. Or before that, do subscribe my channel and hit the bell icon for the another update and stay tuned with me. और नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो मेरा वाटर प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी होगा. ठीक है, ये मेरी जितनी भी वीडियोस होंगी वो इंडस्ट्रियल फार्मेसी से रिलेटेड होंगी. मैं उनके लिए स्पेशली बना रही हूँ जो आने वाले इंटरव्यूज़ में बैठने वाले हैं. ठीक है, उन सभी के लिए बहुत यूज़फुल होंगे, चाहे वो फ्रेशर्स हो या चाहे एक्सपीरियंस पर्सन हो. तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. तो गाइस, वाटर के जो टाइप्स है वो उसकी क्वालिटी और उसके पीछे का इस्तेमाल करने का मकसद क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है. ऐसे तो सेवरल टाइप्स होती हैं वाटर की, लेकिन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कौन कौन जो मेन वाटर जो यूज़ हो रहा है वही इन्होंने एक्सप्लेन किया है. तो सबसे पहला जो इन्होंने है एक्सप्लेन किया हुआ है वो है ड्रिंकिंग और पोर्टेबल वाटर. नाम से ही पता चल रहा है, पोर्टेबल वाटर इज़ द ड्रिंकिंग वाटर दैट इज़ फिट फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन. ठीक है, जो पीने के लिए बिल्कुल सेफ़ हो ह्यूमंस के लिए, वो होते हैं पोर्टेबल वाटर. ये सील्ड बॉटल में या सील्ड कंटेनर में जो है इसे रखा जाता है. इसके अंदर किसी भी तरह का इंग्रेडिएंट, किसी भी तरह का प्रिजर्वेटिव प्रेजेंट नहीं होता है. ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आप बिस्लरी वाटर ले सकते हैं, किंगफिशर का जो पानी आता है उसका एग्जाम्पल ले सकते हैं. ठीक है, और देखो ड्रिंकिंग वाटर के जो स्टैंडर्ड है वो अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग है. ठीक है, एक जैसा स्टैंडर्ड किसी भी कंट्री का नहीं है. एग्जाम्पल के तौर पे देख लो, BIS इज़ द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड. ठीक है, WHO ड्रिंकिंग वाटर स्टैंडर्ड, US पोर्टेबल वाटर स्टैंडर्ड एंड द नेक्स्ट वन इज़ द 40 CFR 141. ठीक है, और ऐसे बहुत सारे स्टैंडर्ड है. BIS क्या है? BIS क्या है? इंडिया का स्टैंडर्ड बॉडी है. ठीक है, जो वाटर की क्वालिटी, सेफ्टी और उसकी रिलायबिलिटी को जो है जज करता है. ऐसे ही इसका एग्जाम्पल दूसरा है WHO गाइस, इसका हेडक्वार्टर किधर है? जिनेवा में. ठीक है, और जिनेवा इज सिचुएटेड इन स्विट्ज़रलैंड. ठीक है, स्विट्ज़रलैंड में. तो वहाँ की वाटर की क्वालिटी स्टैंडर्ड अलग है. यूनाइटेड स्टेट के अलग है और CFR 141 की अलग है. अब ये जो क्वालिटी स्टैंडर्ड कैसे सेट किया जाता है, ठीक है, उसका भी मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूँगी. उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि CFR क्या होता है. इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, तो इसका बता देती हूँ मैं आपको. सो व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CFR गाइस? CFR का फुल फॉर्म है कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन. ठीक है, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है जो रूल्स और रेगुलेशन को मॉडिफाई करता है. ठीक है, और किसके रूल्स और रेगुलेशन को मॉडिफाई करेगा? जो फेडरल रजिस्टर में जो है नोटिफाई होगा, उसी रूल्स और रेगुलेशन को मॉडिफाई करेगा. ठीक है, और फेडरल रजिस्टर में कौन लोग हैं जो रूल्स और रेगुलेशन लिखते हैं? वो होती है फेडरल गवर्नमेंट. ठीक है, तो अब आप देख लीजिए, जैसे CFR जो है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्यों है? ठीक है, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इसलिए है क्योंकि ये पब्लिक की भलाई के लिए लॉज बनाता है. ठीक है, जैसे कि हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट है गाइस, इंडिया में सुप्रीम कोर्ट है जो सबसे सर्वश्रेष्ठ मानी गई है. उसकी रूल्स और रेगुलेशन हम सभी को, इवन सेंट्रल गवर्नमेंट को भी हर हालत में मानना है. उसी तरह से ही CFR है. ठीक है, CFR के रूल्स और रेगुलेशन को कोई भी काट नहीं सकता है. ठीक है, क्योंकि वो डायरेक्ट पब्लिक के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बनाता है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही क्यों ना हो. ठीक है, इतना समझ आ गया? तो in short we can say that CFR is the governing body. ठीक है, it, और इसके अंदर और क्या लिखा है? नेक्स्ट स्लाइड देखिए. ठीक है, सबसे पहले क्या लिखा है इसके अंदर कि रेगुलेशन जो सबसे पहले लिखा जाता है वो फेडरल रजिस्टर पे लिखा जाता है, और उसके अंदर किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन है वो कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन जो है वो करेगी अपना. ठीक है, और जैसे कि अब हमारी बुक्स में चैप्टर्स दिए होते हैं, चैप्टर्स के अंदर हमारे सेक्शंस दिए होते हैं, सेक्शन के अंदर सब सेक्शन दिए होते हैं ताकि किसी भी तरह की कन्फ्यूजन ना हो. उसी तरह से नियम और उसके कायदे कानूनों को समझने में कोई डिफ़िकल्टी ना हो, तो इसीलिए क्रोनोलॉजिकली, सिस्टमैटिकली अरेंज किया गया है. ठीक है, 50 टाइटल जो है वो CFR अभी रेगुलेट कर रहा है. टाइटल्स किस तरीके से? जैसे टाइटल्स के अंदर आप देखोगे चैप्टर्स हैं, चैप्टर्स के अंदर पार्ट्स होंगे, पार्ट्स के अंदर होंगे सेक्शन, और सेक्शन के अंदर होंगे पैराग्राफ. ठीक है,
ये इसीलिए डिवाइड किया है क्योंकि ये खुद में ही इतना बड़ा मतलब टाइटल है, ठीक है, उसके अंदर इतने इतने रेगुलेशन किए हुए हैं पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, तो किसी भी तरह का कन्फ्यूजन ना हो इसलिए इन्होंने डिवाइड करके रखा हुआ है, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल भी, अच्छा ये जो स्लाइड्स हैं इसके आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट्स नहीं दूंगी मैं इस पर ही, आप लोग अपनी स्क्रीनशॉट ले लेना, ओके। तो अब नेक्स्ट आप देख लो स्लाइड, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल भी दे रखा है इन्होंने, 42 CFR 26011A1। अब जैसे टाइटल 42 है, मेन क्या है, ब्रॉड सब्जेक्ट एरिया ऑफ रेगुलेशन, ठीक है। पार्ट 260 में क्या है, रूल्स ऑन अ सिंगल प्रोग्राम और फंक्शन। सेक्शन 11 में क्या है, वन प्रोविजन ऑफ प्रोग्राम फंक्शन रूल्स। पैराग्राफ A1 में क्या है, डिटेल्ड स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो इस तरह से आप अगर देखोगे, खोलोगे गूगल को, तो इसी तरह से आपको सिंक्रो नाइस वे में आपको ये सारा कुछ मिलेगा, ठीक है, और उसमें आप इसके बारे में पढ़ सकोगे, ठीक है, कि ये रूल्स कैसे हैं और किस तरीके से बनाए गए हैं, ओके। इतना समझ। अब 40 CFR 141 कैसे लिखेंगे वो भी बता देती हूँ आपको। देखो टाइटल 40 में कैसे है, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। पार्ट 141 में कैसे है, नेशनल प्राइमरी ड्रिंकिंग वाटर रेगुलेशन। और चैप्टर में क्या है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। उसके अंदर बाकी सेक्शंस दे रखे हैं, उसमें कंटेमिनेंट लेवल वाटर का कितना होना चाहिए, ठीक है, कितना मतलब टॉक्सिसिटी लेवल होना चाहिए, वो सब दिया हुआ है, ठीक है। अब गूगल पे सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। अब आपको किसी भी तरह की कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में आप मेरे को बता देना, ठीक है। आगे मैं डाउट सेशन भी रखने वाली हूँ, ठीक है। समझ आ गया इतना। नेक्स्ट लाइन देखिए, इसमें लिखा है पहले वाले टाइप में इसमें लिखा है कि इंडियन फार्माकोपिया ने पोर्टेबल वाटर के अंदर 500 CFU पर ml की लिमिट डाल रखी है, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा अगर CFU की लिमिट होगी तो इट इज़ नॉट फिट फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन। देन again the question arises, what is CFU? CFU is the colonial forming unit, ठीक है। ये एक ऐसी यूनिट है जो वायबल बैक्टीरिया या फंजाई की नंबर्स की काउंटिंग का अंदाज़ा लगाएगी, ठीक है। वायबिलिटी क्या है, एबिलिटी टू डिवाइड, एबिलिटी टू मल्टीप्लाई, ठीक है, ये होता है, ठीक है। 500 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, अगर उससे ज़्यादा हो गई तो इट इज़ नॉट फिट फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन, ओके। और ये किसके प्रोसेस के थ्रू हम पोर्टेबल वाटर बनाते हैं, वो है डीसैलिनेशन प्रोसेस, ठीक है। अच्छा, अब वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड जो है वो एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको, उसके बाद आगे मैं आपको टाइप्स बताऊँगी, ठीक है। अब ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड क्या है, ये बताता है कि ड्रिंकिंग वाटर में कितने मैक्सिमम लेवल तक सब्सटेंस की कंसंट्रेशन होनी चाहिए, ठीक है, कितना कंटेमिनेंट लेवल जो है वो होना चाहिए। इस हिसाब से होना चाहिए कि उसका रिस्क फैक्टर ना हो, मतलब ह्यूमन के हेल्थ पर या उसकी लाइफ पर किसी भी तरह का प्रभाव ना पड़े, ठीक है। इस तरह से क्वालिटी स्टैंडर्ड जो है वो सेट किया जाता है, ठीक है। अब ये इसके अंदर क्या क्या रहेगा, इसके अंदर रिक्वायरमेंट्स रहता है, टेस्ट मेथड रहेगा, सैम्पलिंग प्रोसीजर होगा, क्वालिटी पैरामीटर होगा, ठीक है। न्यूमेरिक में क्या देखेंगे हम लोग कि इसमें मैक्सिमम पोल्यूटेंट कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए, ठीक है। नरेटिव में क्या देखेंगे, क्राइटेरिया क्या होना चाहिए कि पानी का किस कंडीशन में रखा जाए कि वो सेफ़ हो, ठीक है। इतना समझ आ गया, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। अच्छा, अब स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस क्या होगा, इसमें दो तरह का होगा, साइंटिफिक और रिस्क असेसमेंट स्टेजेस, और दूसरा क्या है, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेजेस, ठीक है। अब इसमें सबसे पहला पार्ट क्या है, हैज़ार्ड आइडेंटिफिकेशन। ये बताता है कि कोई एडवर्स रिएक्शन तो नहीं हो रहा है ह्यूमन पर, ठीक है, किसी भी तरह का एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। डोज रिस्पॉन्स असेसमेंट क्या है, ये टॉक्सिसिटी लेवल बताता है, मतलब ये डोज और इंसिडेंस के बीच में रिलेशनशिप को बताएगा। डोज माने पानी में जो एलिमेंट है कितना डेंजरस हो सकता है, उसके रिस्पॉन्स में इंसिडेंस देखा जाता है जो एडवर्स इफेक्ट बताता है हेल्थ पर, ठीक है। इतना समझ आ गया। एक्सपोजर असेसमेंट क्या है, ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन करेगा वाटर के बायोलॉजिकल, केमिकल एंड फिजिकल एस्पेक्ट्स को, ओके। इतना समझ आ गया। रिस्क कैरेक्टराइजेशन मतलब कि कितना रिस्क फैक्टर होगा केमिकल कंटेमिनेंट से किसी इंडिविजुअल को, वो बताएगा, ठीक है। इतना समझ आ गया, आप लोग पढ़ेंगे ना आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और दूसरा क्या है, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेजेस,
ठीक है। सबसे पहला क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सेप्टेबल रिस्क। इसमें क्या है, साइंटिफिक जो मतलब निष्कर्ष निकाला जाता है, कॉन्क्लूजन निकाला जाता है, उसके साथ साथ जो पब्लिक ओपिनियन है वो भी इधर मैटर करता है, तो उसको भी हम लोग मद्देनज़र रखते हैं। ठीक है। दूसरा क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ पब्लिक टू बी प्रोटेक्टेड। इसमें क्या है, अब हेल्दी लोग जो हैं उनकी इम्यूनिटी के हिसाब से तो कुछ, जैसे सबकी इम्यूनिटी अलग अलग होती है ना, ठीक है, कोई एलर्जिक होता है पोलन से, ठीक है, किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ता है, ठीक है। इसी तरह से वाटर का भी ऐसा ही है, ठीक है। जैसे अब युवा लोग हैं, ठीक है, जो एडल्ट हैं, उन दोनों के बीच में इम्यूनिटी का काफ़ी डिफरेंस होगा ना, तो इसीलिए इन्होंने हेल्दी पीपल को और वल्नरेबल पीपल यानी कमज़ोर पॉपुलेशन को, दोनों को मद्देनज़र रखते हुए वाटर की सेफ्टी को देखा जाता है। ठीक है। दिस इज़ व्हाट इज़ डिटर्मिनेशन ऑफ पब्लिक टू बी प्रोटेक्टेड। दूसरा क्या है, चॉइस ऑफ कंट्रोल टेक्नोलॉजी, मतलब सही तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है कि नहीं। ठीक है। मतलब ऐसे ना हो कि एडवांस टेक्नोलॉजी है ही नहीं और वाटर को हम यूं ही जो है प्यूरिफाई कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। लेजिस्लेशन और स्टैंडर्ड का मतलब क्या है कि जो हमने लीगल स्ट्रेटजीज़ यानी जो नियम कायदे कानून बनाए गए हैं उसी हिसाब से हमारा वाटर प्यूरिफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट इज़ द इकोनॉमिक्स। ठीक है। अब जो कॉस्ट और बेनिफिट जो है सेट किया हुआ है, ठीक है, उसके बीच में बैलेंस होना चाहिए। ठीक है। ऐसा भी ना हो कि मतलब इतना पैसा लगा दिया कि बाकी की अर्थव्यवस्था ही हिल गई। ठीक है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, तो उस चीज़ को भी देखा जाता है। इतना समझ आ गया? ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अच्छा, तो क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, ठीक है, वाटर की, वो हम देख लेते हैं। इसमें खाली BIS का ही दिया हुआ है, ठीक है, ऐसे सब में ही होगा, ठीक है, बस लिमिट्स जो है वो अलग अलग होंगी। ठीक है, प्रोसीजर सबका सेम ही होता है। ठीक है। सबसे पहले फिजिकल पैरामीटर में जैसे कलर हो गया, ऑर्डर, उसका pH, टोटल हार्डनेस कितनी होनी चाहिए, टर्बिडिटी, डिज़ोल्व सॉलिड, ये सब बताएगा ठीक है। जनरल में मतलब एलिमेंट की कितनी कंसंट्रेशन होगी वो देखेंगे। उसका रिस्क फैक्टर फिर उसके ट्रीटमेंट पर वर्क किया जाएगा उसके रिस्क फैक्टर के अकॉर्डिंग। ओके। उसके बाद पेस्टिसाइड रेसिड्यू, ठीक है, फिर टॉक्सिक सब्सटेंसेस जैसे कि कैडमियम हो गया, साइनाइड हो गया, लेड हो गया, निकल हो गया, ठीक है, ये सारे टॉक्सिक सब्सटेंस है। ठीक है, इनकी लिमिट कितनी होगी, रेडियो एक्टिव एलिमेंट की बैक्टीरियोलॉजिकल, वीरियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। ठीक है, इन सब की लिमिट जो है वो सेट की जाती है। अब एक और इसमें लिखा है डिज़ायरेबल लिमिट। डिज़ायरेबल लिमिट क्या होता है कि मतलब पानी में कोई भी एलिमेंट स्टैंडर्ड लिमिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर वो स्टैंडर्ड लिमिट से ज़्यादा हुआ तो इट इज़ नॉट फिट फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन। ठीक है। परमिसिबल लिमिट मतलब क्या होता है कि अगर फेवरेबल कंडीशन ना हो, मतलब डिज़ायरेबल लिमिट को हम लोग मैच नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके ऑल्टरनेट में एलिमेंट की लिमिट्स वाटर में कितनी होनी चाहिए वो ये परमिसिबल लिमिट बताएगा। ओके, इतना समझ आ गया? ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब इसका मैं बता देती हूँ, ये देखो आपको इससे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे फिजिकल पैरामीटर मैं बता रही हूँ, रिक्वायरमेंट डिज़ायरेबल लिमिट कितनी है, परमिसिबल, जैसे अगर फेवरेबल कंडीशन हुई कलर तो कितना 5 होना चाहिए, अगर नहीं हुई ऑल्टरनेट में कितना हुआ तो 15 होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। डिज़ोल्व सॉलिड कितना 500 2000, ऑर्डर एग्रीबल, pH वैल्यू 6.5, ऐसे टेस्ट इसका, फिर TDS टोटल हार्डनेस, फिर टर्बिडिटी, ये सब दिया हुआ है। क्लियर हो रहा है? इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ आ गया? ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अच्छा, अगर पानी सेफ़ नहीं हुआ तब कौन कौन सी डिजीज़ लग सकती हैं, अब देख लो। अगर सिंपल पानी में भी अगर किसी भी तरह का माइक्रोब्स होता है तो देखो कितनी प्रॉब्लम हो जाती है, और मेडिसिन में पड़ गया वो भी गलती से तो देखो क्या क्या हो जाएगा। तो देखो इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, डाइसेंट्री हो सकता है, कॉलरा हो सकता है, टाइफाइड, अमीबिक डिसऑर्डर। डायरियल डिजीज़ में क्या क्या हो गया, जियार्डियासिस, क्रिप्टोस्पोरिडियोसिस, ठीक है, और कैम्पाइलोबैक्टीरियोसिस। ठीक है, इस तरीके की डिजीज़ जो हैं वो अफेक्ट कर सकती हैं ह्यूमन को। ठीक है, इसीलिए स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना ज़रूरी है। अब समझ आ गया? नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। नेक्स्ट इज़ द प्यूरिफाइड वाटर। ठीक है, प्यूरिफाइड वाटर किससे बनेगा, पोर्टेबल वाटर से, जो सारी स्टैट्यूटरी रेगुलेशंस को फॉलो करेगा। ठीक है, और इस कौन से प्रोसेस से प्यूरिफाइड वाटर बनाया जाता है, वो है आयन एक्सचेंज वाटर। ठीक है,
प्योरीफाइड वाटर जो है वो किससे किससे कंप्लाइज करना चाहिए, सारे फार्माकोपिया से, आईपी, बीपी, यूएसपी, ईपी, एनएफ, ठीक है, एक्सेट्रा, सारी फार्माकोपिया से करना चाहिए और ऑफ मोनोग्राफ से के स्टैंडर्ड से मैच करना चाहिए, ठीक है। माइक्रोबियल पॉपुलेशन की लिमिट कितनी होनी चाहिए, 100 CFU होनी चाहिए, ठीक है, पर ml, उससे ज़्यादा हुआ तो प्योरीफाइड वाटर नहीं होगा, ओके। पैथोजेंस शुड बी एब्सेंट, इसमें किसी भी तरह का पैथोजन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट कौन सा है हमारा, वो है वाटर फॉर इंजेक्शन, ठीक है। ये क्या है, ये एपायरोजेनिक वाटर है, ठीक है। ये पेरेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बनाया जाता है, मतलब कि यानी वो ड्रग जो इंट्रावेनस या इंट्रामस्कुलर रूट के थ्रू इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है। अब देखिए कितना क्रूशियल होगा ये वाटर फॉर इंजेक्शन, क्योंकि ये डायरेक्टली वेन्स में लग रहा है, ठीक है। अब एपायरोजेनिक वाटर क्या होता है, एपायरोजेनिक वाटर वो होता है जिसमें फीवर कॉजिंग बैक्टीरिया जो है वो प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। पायरोजन क्या है, अब पायरोजन क्या है, पायरोजन क्या है, वो बैक्टीरिया अगर ब्लड में एक बार चला गया ना तो बॉडी का टेम्परेचर जो है वो राइज कर सकता है, ठीक है। और ये CNS यानी हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे डायरेक्ट अफेक्ट करता है, इसीलिए इट शुड बी फ्री फ्रॉम एपायरोजेनिक वाटर, ठीक है। और इसमें क्या है, मेडिसिन ऑलरेडी WFI में जो है वो डिज़ोल्व्ड में आती है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, वो है डिक्लोफिनैक इंजेक्शन, रेंटिडीन इंजेक्शन, ठीक है। ये एम्प्यूल्स और वाइल्स में जो है वो हमारा प्रेजेंट रहता है, ये इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं गूगल पे, ठीक है। और अब ये किस प्रोसेस के थ्रू बनेगा, वो डिस्टिलेशन के प्रोसेस के से थ्रू बनता है, ठीक है। इसमें क्या है, WFI के कंटेनर को और प्यूरिफाइड वाटर अगर यूज़ कर रहे हैं या पोर्टेबल वाटर यूज़ कर रहे हैं, उन दोनों में से कोई एक यूज़ कर रहे हैं, उनके कंटेनर को, दोनों के कंटेनर्स को जो है वो अलग अलग रखते हैं, ठीक है। और कौन कौन से कंटेनर जो वेल मतलब मेंटेन कंटेनर होते हैं, जैसे न्यूट्रल ग्लास हो गया, क्वार्ट्स हो गया और सूटेबल मेटल का, ठीक है, उन वो कंटेनर्स यूज़ होते हैं इस प्रोसेस में, ठीक है। और दोनों सेपरेट इसलिए रखते हैं ताकि एक दूसरे के ड्रॉपलेट्स जो हैं वो मिक्सअप ना हो, ठीक है। इतना समझ आ गया इस, और ये प्रोसेस कैसे होगा, पहले पोर्शन को जो है वो हम डिस्कार्ड कर देंगे, फेंक देंगे, ठीक है। जो उसके बाद जो कलेक्टेड वाटर होगा उसे स्टोर कर लेंगे इस तरीके से कि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म या किसी भी तरह का कंटेमिनेंट ना हो, ठीक है। इतना समझ आ गया। और हमेशा की तरह ये हमेशा मैच करना चाहिए मोनोग्राफ से और फार्माकोपिया से, ठीक है। अगर उनके स्टैंडर्ड्स को मैच नहीं कर रहा है, इट मीन्स इट इज़ नॉट फिट फॉर द इंजेक्शन, ठीक है। इतना समझ आ गया, ओके। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अच्छा जी, अब दूसरा है स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन, ठीक है। ये डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू बनाया जाता है, ठीक है। इसमें क्या है, कलेक्शन के 12 घंटे के अंदर अंदर स्टेरलाइज्ड किया जाता है इसे, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है स्टेराइल कंटेनर में, ठीक है। स्पेशली ये ड्राई पाउडर के लिए यूज़ होता है, ठीक है। मतलब ड्राई पाउडर में एट ए टाइम हम स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन जो है वो डाल देते हैं और एट ए टाइम जो है पेशेंट को इंजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। और ड्राई पाउडर के जो मतलब इंजेक्शंस होते हैं वो उसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा जो है कम होती है, इसीलिए एट अ टाइम जो है SWFI के जो है वो ड्रग के अंदर डाला और एट अ टाइम जो है वो पेशेंट को इंजेक्ट कर दिया, ठीक है। ये इसका प्रोसेस होता है। इसके अंदर रिकमेंडेड माइक्रोबियल लिमिट कितनी है, 10 CFU पर 100 ml, उससे ज़्यादा हुई देन इट इज़ नॉट फिट फॉर दी ड्राई पाउडर इंजेक्शन, ठीक है। और पैथोजेंस इसके अंदर नहीं होना चाहिए, ठीक है। टोटल ऑर्गेनिक कार्बन कितना होना चाहिए IP के अकॉर्डिंग, वो है 0.5 mg पर लीटर, ठीक है। और सेम USP और BP में कितना होना चाहिए, वो दिया है 500 ppb, ठीक है। देखो दोनों सेम ही है, इसमें mg पर लीटर, IP में mg पर लीटर दिया है और इसमें ppb दिया है। ppb मीन्स पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। एक ppb कितने के बराबर होता है, 0.001 mg पर ml, ठीक है। आप इसे भी 500 ppb उसी तरह से कितने mg पर लीटर के बराबर होगा, वो होगा 0.5 mg पर लीटर, ठीक है। इतना समझ आ गया। नेक्स्ट इसी तरह से लास्ट हमारा है वाटर फॉर एनालिटिकल पर्पस, ठीक है। ये कौन कौन से वाटर जो है एनालिटिकली यूज़ होते हैं, यानी एरिया ड्रग लेबॉर्ट्री में यूज़ होते हैं या फॉर्मुलेशन एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में यूज़ होते हैं,
वो है डिस्टिल्ड वाटर, फ्रेशली डिस्टिल्ड वाटर, डीआयोनाइज्ड वाटर, हाई प्योरिटी वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड फ्री वाटर एंड वाटर BET आर ऑल्सो इनकॉर्पोरेटेड इन IP 2010। मतलब IP के अकॉर्डिंग ये वाटर जो है हम एनालिटिकल पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन द क्वेश्चन अराइजेज व्हाट इज़ BET, ठीक है। अब ये क्या है ये मैं बता देती हूँ आपको। BET इज़ द बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन टेस्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब एंडोटॉक्सिन जो है वो सिक्योर करेगा कि ये स्टेराइल प्रोडक्ट ह्यूमन के लिए सेफ़ है कि नहीं है, ठीक है। अब एंडोटॉक्सिन क्या है? एंडोटॉक्सिन जो है वो बैक्टीरिया के सेल वॉल के आउटर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। जब बैक्टीरियल सेल वॉल का ब्रेकडाउन होता है तब ये कंपोनेंट रिलीज़ होता है, और ये जब रिलीज़ होता है तो ये ब्लड में टॉक्सिसिटी क्रिएट करता है, ठीक है, विच इज़ फैटल फॉर द ह्यूमन्स एंड एनिमल। इसका सिम्टम क्या है? अगर ये एक बार बॉडी में चला गया तो इसमें क्या है, पायरोजेनिक रिस्पॉन्स देगा, मतलब बॉडी के टेम्परेचर में राइज होना शुरू हो जाएगा। अब ये टेस्ट कैसे करते हैं? जैसे एक लिक्विड सैंपल लिया, ठीक है, उसमें ये रीएजेंट डाला जिसमें हम बोलते हैं LAL, दैट इज़ लाइमलस अमीबोसाइट लाइसेट, ये रीएजेंट डाला। और अगर वाटर में एंडोटॉक्सिन प्रेजेंट है तब लाइसेट जो है वो रिएक्ट करेगा उस एंडोटॉक्सिन से, जिसके रिज़ल्ट में या तो क्लॉट बनेंगे या तो कलर में चेंजेस होगा, ठीक है। वो डिपेंड करेगा उसकी टेक्निक पर। इतना समझ आ गया, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले टॉपिक में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल। थैंक यू।